मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर बैंकिंग एकेडमी। इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग जो प्रणाली है और बैंकिंग से रिलेटेड समस्त प्रकार का स्टडी मटेरियल, जैसा कि हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और बहुत ही रोचक और अच्छे तरीके से हम आपको ये सारी चीज़ समझाएंगे। हमारा जो कल का वीडियो लेसन था वो आपने देख लिया होगा और आज हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है भारत में बैंक विलय और अधिग्रहण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बैंक मर्जर्स। यानी कि बैंक का विलय और अधिग्रहण, इन दोनों के इतिहास के ऊपर आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं। देखिए, बैंक का विलय और अधिग्रहण दोनों में ही फर्क होता है। बैंक का विलय एक अलग चीज होती है और बैंक का अधिग्रहण एक अलग चीज होती है। कैसे, इसे समझिए एक बार। देखिए, बैंक का विलय हम कैसे किसे कहते हैं? बैंक का विलय तो ये होता है कि कोई दो बैंक होते हैं और उन दोनों बैंकों की पूरा एक नए तरीके से उनका संगठन की जो कार्य प्रणाली है, कॉन्स्टिट्यूशन है उन दोनों का, वो एक नए सिरे से लिखा जाता है, नए सिरे से बनाया जाता है और कुछ शर्तें होती हैं कि इन दोनों शर्तों के आधार पर ये दोनों बैंक आपस में अब एक ही बैंक के रूप में कार्य करेंगे। ये तो होता है बैंक मर्ज, यानी बैंक का विलय करना। दोनों बैंक अब एक नए संगठन के रूप में है और वो आपस में उनकी बातचीत, एक उच्च स्तरीय एक मीटिंग होती है, उसमें तय हो जाता है कि इन दोनों ही जो बैंक हैं अब इनका संयुक्त रूप से क्या नाम रखा जाएगा। और देखा जाता है कि लगभग जो बड़ा बैंक होता है वही जो उससे साथ जो विलय होने वाले बैंक होते हैं वो उसी के साथ मर्जर हो जाते हैं। और अब वो दोनों बैंक एक ही प्रशासनीय जो ढांचा होता है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर होता है, उस एक ही स्ट्रक्चर के साथ अब वो दोनों लोग काम करते हैं। इससे उनकी परिसंचालन जो क्षमता, जो लागत है, यानी कि ऑपरेशनल जो कॉस्ट है, उसमें कमी आती है और बहुत अच्छे से वो मैनेज हो जाते हैं। दूसरा होता है मित्रों अधिग्रहण। अधिग्रहण एक अलग चीज है। अधिग्रहण हम कैसे कहते हैं? देखिए, अधिग्रहण ये होता है कि कोई बड़ा कोई बैंक है और वो किसी छोटे बैंक को अधिग्रहण कर लेता है, यानी कि अब उस बैंक के समस्त प्रकार के जो संचालन है, समस्त प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं, अब वो बड़े बैंक के नाम से होते हैं। उन दोनों के बीच में आपस में इस बात की सहमति बन जाती है। तो विलय और अधिग्रहण दोनों में ही फर्क होता है। विलय मैंने बताया, दो बैंक आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद में दो या दो से अधिक बैंक वापस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद अब एक नए संगठन के साथ, वो नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम करते हैं। और अधिग्रहण में ये होता है कि बड़ा बैंक जो होता है वो छोटे बैंक का अधिग्रहण करता है और अब बड़ा बैंक जैसे चल रहा था वैसे ही वो चलता है। यानी कि एक तरीके से उसका प्रभुत्व होता है अधिग्रहण के अंदर ऊपर वाले का, यानी अधि प्लस ग्रहण। यानी कि वो क्या कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, उसके पूरे पूरे प्रोसेस को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और वो अपने हिसाब से उसे अब काम के रूप में उसे चलाएगा। तो ये होता है अधिग्रहण। तो दोनों ही शब्दों में आपको फर्क समझना है कि बैंक का विलय अलग होता है, बैंक का अधिग्रहण अलग होता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि दोनों ही कंडीशंस के बाद वो दो या दो से अधिक बैंक जिनका विलय हुआ है, अधिग्रहण हुआ है, वो एक साथ काम करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा प्रभुत्व होता है, इसके अंदर दोनों के बीच आपसी सहमति होती है और सहमति होने के बाद दोनों का एक मैनिफेस्टो जारी होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम अगली बात करना चाहते हैं इसी के संदर्भ में। इसी को एक बार हम समझना चाहते हैं कि इसका मतलब देखिए, 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। बैंकिंग सेक्टर के अंदर उसी समय सबसे पहले 1969 के अंदर ही जो है हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने बैंकों का क्या कर दिया कि नेशनलाइजेशन कर दिया कुछ बैंकों का। तो 14 बैंकों का हुआ था सबसे पहले और 1980 में यानी 1980 में कुछ और निजी बैंकों को सरकारी बना दिया गया था। तो ये जो 1969 में एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर में एक नया रिफॉर्म एक तरीके से आया था, एक नया एक बवाल या एक हम कह सकते हैं एक नया संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन या एक नया स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिला था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंकों के अधिग्रहण के बाद दूरदराज के इलाकों और लोगों तक बैंक व्यवस्था की पहुंच हुई थी। देखिए, जैसे ही उस समय तक 1969 हमारा देश जो है आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में जब 1970 तक पहुंचा, उस समय तक हम तो ये कह सकते हैं कि आज 2021 में 2021 के अंदर भी आज भी बैंकिंग की व्यवस्था, बहुत सारे ग्रामीण इलाके दूर दराज कैसे हैं जहां आज भी बैंकिंग की व्यवस्था सही तरीके से नहीं पहुंची है। तो 1970 की आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा होगा। और जब इस तरीके से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और जो बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया, उन बैंकों को, निजी जो बैंक थे उनको उन्होंने सरकारी बनाया, ये 1980 में
ये इस तरह 1980 के अंदर तो वैसे भी 1994 में जब नया रिफॉर्म लागू हुआ था बैंकिंग सेक्टर में, तो निजी बैंकों को भी जो है उस समय पे लाइसेंस आरबीआई ने देने शुरू कर दिए थे। तो बैंकों के अधिग्रहण के बाद दूरदराज के इलाकों और लोगों तक बैंक व्यवस्था की पहुंच हुई और लोगों को बचत और सरकारी राहत का एक और भरोसेमंद तंत्र मिला। लेकिन अब यही सरकारी बैंक परेशानी से जूझ रहे हैं। उस समय जो सरकारी बैंक थे, जिन्हें सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीयकरण जिनका किया गया, अब वो जो बैंक हैं वो सारे के सारे बैंक अब इस स्थिति में है कि उनका जो एनपीए है, एनपीए के कारण उन बैंकों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। एनपीए के कारण, क्योंकि देखिए एनपीए जो होता है इसके बारे में आपको एक बार एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा, जो एनपीए का जो प्रोसेस होता है, ये सारी बात आपको समझा देंगे और आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। देखिए एनपीए को आप आसान सी भाषा में ये समझ लीजिएगा कि बैंक जो होते हैं, ये जो बैंक होते हैं ये लोन देते हैं। और मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था कि बैंक अपना पैसा कहाँ से कमाता है। भाई बैंक जो है उसके ऑपरेशनल कॉस्ट आती है, उसके संचालन में खर्चा आता है, तो वो ये पैसा कहाँ से कमाता है, तो वो पैसा कमाता है इंटरेस्ट के मार्जिन से। जैसे मैंने आपको कल समझाया था, आकाशीय रेशियो में आपको मैंने समझाया था कि बैंक जो है वो कम ब्याज देता है और अधिक ब्याज पर लोन देता है। तो इस स्थिति में बैंक के पास क्या होता है कि बैंक को क्या बचता है, नेट प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट। उसे जो है इंटरेस्ट के ऊपर बैंक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट के रूप में उसे प्रॉफिट मिलता है। जैसे 10% में वो आपको लोन दे रहा है और बैंक जो है वो 3% से लेकर 4% सालाना आपको बैंक क्या देता है, सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। तो इन दोनों ही कंडीशंस के बाद क्या होता है कि इसके बीच में लगभग 7% का डिफरेंट आया। ये जो 7% का जो डिफरेंट है, ये 7% ही बैंक का क्या है, प्रॉफिट है। जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो उसकी उस लागत की भरपाई करता है, उसे बैंक को संचालन करने में मदद मिलती है, उसके जो समस्त प्रकार के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी वहां से जाती है, यानी हर प्रकार के खर्चे इसी से मेंशन हो रहे हैं बैंक के। तो ये जब पूरा बैंकों का जो सिस्टम था, अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि सरकारी जो बैंक हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट बैंक हैं, अब लगभग पब्लिक सेक्टर के अपने देश के अंदर 12 बैंक हैं, ये जो पब्लिक सेक्टर के जो 12 बैंक हैं, इनकी सबसे ज्यादा समस्या क्या आ रही है, एनपीए से रिलेटेड आ रही है। यानी एनपीए से रिलेटेड का मतलब ये होता है मित्रों कि बैंक ने आपको लोन दे दिया, अब लोन जो है वो आपने बैंक को नहीं चुकाया। जब लोन आपने नहीं चुकाया और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उस समय बैंक मान लेता है कि अब ये जो लोन दिया था, ये लोन अब बैंक के पास इसकी राशि की पुनर्भरण वापस नहीं हो सकता है। तो उस सिचुएशन में जब आप बैंक ने मान लिया होता है, इसे हम बैंकिंग की भाषा में कहते हैं कि बैंक उसे लिख देता है। लिखने का मतलब ये होता है कि बैंक ने मान लिया कि अब उसके पास ये पैसा नहीं आने वाला है। तो यानी एक तरीके से बैंक का ये क्या है, ये पैसा डूब गया है। हालांकि बैंक तो वित्त का लेन देन ही तो करता है। बैंक, आप अपने खाते में आपने पैसा जमा करवाया और आप ही के पैसे को जमा कराने के बाद बैंक ने मुझे लोन दे दिया, ठीक है, आप ही के पैसे का रोटेशन ऑफ मनी तो बैंक है, वो पैसे का रोटेशन ही तो कर रहा है। बैंक ने आपके पैसे को मुझे लोन के रूप में दे दिया। अब आप जब निकलवाने आए तो बैंक ने किसी और का पैसा उठा के वो आपको दे दिया, रोटेशन हो गया मनी का। अब जहां से लिया था, अब मैंने उसको अगर मान लीजिए नहीं चुकाया तो बैंक के पास अब ये क्या है, घाटे के रूप में आ गया है। और जब ये बैंक के पास घाटे के रूप में आ गया है तो कुछ समय के बाद बैंक इसे क्या मान लेता है, निर्धारित समावधि के बाद बैंक इसको एनपीए के रूप में घोषित कर देता है। और एनपीए के रूप में जब घोषित करता है तो ये बात मान ली जाती है कि अब ये पैसा बैंक के पास नहीं आने वाला है। और इस सिचुएशन में यही बैंक का क्या है, घाटा है। यानी किसी भी बैंक का एनपीए परसेंट जितना कम होगा, मान लिया जाएगा वो बैंक की जो वित्तीय प्रणाली है वो बहुत अच्छे से चल रही है। एनपीए जितना बढ़ता जा रहा है इसका मतलब बैंक का घाटा बढ़ता जा रहा है। और इसी घाटे की वजह से ही बहुत सारे बैंकों को अब भी मर्ज करने की सिचुएशन सरकार के सामने होती है और सरकार समय समय पर उन्हें मर्ज करती भी है। आइए अपन आगे देखते हैं। इसी को हमने लिखा है, इंग्लिश का कंटेंट साथ में लिखा हुआ है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। इन 1969 द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चेंज द पिक्चर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री ऑन द कंट्री। First 14 and then in 1980 some more private banks were made government. There is no doubt
that after the acquisition of the bank system reached remote area and people got a strong and reliable system of saving and government relief. But now this government bank are struggle with problems. सरकार के बैंक फिलहाल बहुत सारी जो है परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो ये जो एनपीए का बात मैंने आपको बताई है, इसी से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो घाटा इसी से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ आपको देखना है कि एनपीए की वजह से बैंकों का घाटा बढ़ रहा है। दूसरी समस्या परिचालन लागत की, मैंने आपको बताया ना, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सबसे बड़ी समस्या है बैंक की, ऑपरेशनल कॉस्ट। भाई एक तरफ तो घाटा बढ़ता जा रहा है और एक तरफ बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा है तो महंगाई बढ़ती जाती है। जब महंगाई बढ़ती जाती है तो कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करनी पड़ती है। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करनी पड़ रही है। अन्य बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बैंक के, जिन्हें पूरा करने के लिए अब लागत तो बढ़ती जा रही है और एनपीए का घाटा भी बढ़ रहा है। तो एनपीए का घाटा बढ़ेगा तो बैंक का प्रॉफिट घटेगा, और बैंक का प्रॉफिट घटेगा और उधर से बैंक का क्या बढ़ रहा है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि बैंक धीरे धीरे, बैंक पे जो मार्जिन है, बैंक का जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम होता जा रहा है। तो आपको इन दोनों चीजों को देखना है। सवाल ये है कि बैंकों को इस परेशानी से कैसे उबारा जाए। देखिए, इस प्रकार की सिचुएशन आई कि बैंक में दोनों प्रकार की सिचुएशन आ गई है कि बैंक का जो एनपीए है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है वो भी बढ़ रहा है। इस स्थिति में बैंक का प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, बहुत कम हो गया है। यानी बैंक पे क्या बढ़ता जा रहा है, अब धीरे धीरे बैंक अब क्या करेगा, चलने के लिए कर्जा लाएगा, और कर्जा लाएगा तो धीरे धीरे उसका कर्जा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस स्थिति में बैंक क्या होगा, डूबने के कगार पे आ जाएगा। तो अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सरकार क्या करती है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार जो है बैंकों का विलय कर देती है कि कोई भी दो बैंकों के जैसे सिचुएशन आती है, सरकार उनका विलय कर देती है। अब जब सरकार इसका विलय करती है, एक काम तो ये हो सकता है, या तो इन्हें बंद कर दिया जाए, ठीक है, और या फिर ऐसा किया जाए कि इनका क्या कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए। तो सरकार हमेशा यही चाहती है कि कोई जो इस तरह का जो बैंक जो डूबने कगार पे है, उसे एक मजबूत बैंक के साथ सरकार क्या कर देती है, विलय कर देती है। और विलय करने के बाद सरकार ये सोचती है कि ये जो बैंक हैं, इन बैंकों के सिचुएशन में अब क्या आएगा, सुधार आएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो उसका विलय करने की कोशिश करती है, और विलय करने के बाद यही मोटो रहता है कि जब विलय कर दिया जाएगा बैंकों का तो उसकी सिचुएशन के अंदर क्या आएगा, सुधार जो है वो उसमें देखने को मिलेगा। इधर आप देख सकते हैं, द लॉस ऑफ बैंक इज आल्सो इंक्रीज्ड ड्यू टू एनपीए। द सेकंड प्रॉब्लम इज आल्सो द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, which is not taking the name of reduction, and the margin of bank and serving are also continuously decreasing. The question is how to get the bank out of this problem. Due to this, the government has tried to move forward on the path of merge of banks. The merger of SBI and its association bank was a major step. In this episode, the government is now trying to change the appearance of banking system by merging some more big banks. Some of the public sector bank are the constant loss. The cure is either to stop them or to merge them and each other bank. The government is of the view that the situation can improve by the merging the loss making banks with a strong bank. SBI का तो ये इतिहास रहा है मित्रों। SBI तो जो है, SBI की तो स्थापना ही समझ लो, मर्ज के साथ ही SBI की स्थापना हुई है। आप तो इसको शुरू से ही जब आप देखेंगे तो ये आपके बात समझ में आ जाएगी। देखिए, SBI जो बैंक था, सबसे पहले 1806 में यानी 1806 के अंदर बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई 1806 में, और 1806 के बाद ये जो बैंक ऑफ कलकत्ता था, इस बैंक ऑफ कलकत्ता का ही नाम बदल के क्या बना दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, अपन इधर एक इसको आपको समझाते हैं नए सिरे से, ये आपको समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले बात है ये 1806 की, ठीक है, 1806 की बात है। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता था, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 की बात अपन कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ जो कलकत्ता था 1806 में, इस बैंक ऑफ कलकत्ता, इस बैंक ऑफ कलकत्ता का क्या किया गया, नाम बदला गया। क्या नाम बदला गया, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल ये नाम बदला गया कब, इसका 1809 के अंदर नाम बदल दिया गया। 1809
2009 में इसका नाम बदल दिया गया। उसके बाद अब ये जो बैंक था, ये बैंक ऑफ बंगाल, इस बैंक ऑफ बंगाल को दो बैंकों के साथ, एक तो था बैंक ऑफ बॉम्बे और एक था बैंक ऑफ मद्रास। ये बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये जो दो बैंक थे, इन दोनों बैंकों के साथ इस बैंक को क्या कर दिया गया, आपस में इन्हें मर्ज कर दिया गया। किन बैंकों को? एक तो अपन बता सकते हैं कि बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, और एक अपन बता सकते हैं कि बैंक ऑफ मद्रास। इन दो बैंकों को किसके साथ? बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ। ये बैंक ऑफ बॉम्बे जो है 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास जो है इसका 1843 में। इन तीनों ही बैंकों को आपस में क्या किया गया? मर्ज किया गया। इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज किया गया और इन्हें मर्ज किया गया 1921 के अंदर, ठीक है। 1921 में जब इन बैंकों को मर्ज किया गया तो इनका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये इनका नाम रखा गया। कब? 1921 में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, यही 1955 में आगे जाकर 1955 के अंदर इसी बैंक को क्या बना दिया गया? एसबीआई बना दिया गया। यानी 1955 में इसी बैंक को क्या बनाया गया? 1955 में, ये मैं लिख देता हूं इधर, 1955 और 1955 में यही बाद में क्या बना जा करके? एसबीआई बना दिया गया। इसी को एसबीआई बना दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना। तो एसबीआई का तो इतिहास ही शुरू से ऐसे मर्ज होते हुए आया है। तो हमारे देश के जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें बैंकों का विलय लगातार होता ही आया है। हम एक बार इसकी पूरी स्लाइड को भी देख लेते हैं ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने कुछ ताजा जो करंट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हमने यहाँ लिए हैं। तो देखिए कुछ इसके बारे में अपन बात भी कर लेते हैं कि विलय और अधिकरण बीते कुछ वर्षों में वैश्विक बाजार में संस्थानों के बीच चर्चा के बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं, लगातार चर्चा के विषय हैं। छोटे या घाटे में चल रहे संस्थानों का आपसी विलय या उनके बड़े संस्थानों में विलय करना दुनिया की हर अर्थव्यवस्था में होता है, खासकर बैंकिंग क्षेत्र में भी यह कोई नया विचार नहीं है। बैंक मर्जर होता ही है। जर्मनी में डूबे हुए कर्ज के चलते घाटे में आए बैंकों का बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया था और भारत में भी यह प्रक्रिया वर्षों से अपनाई जा रही है। भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंकों का जो संघ है, ये आंकड़ों के मुताबिक देश में 1985 से अब तक छोटे बड़े लगभग 49 विलय हो चुके हैं। आपको देखना है, लगभग पूरे आंकड़ों को आपको देख लेना है, ये आपके समझ में आ जाएंगे कि भारत में लगभग कितने विलय हो चुके हैं। लगभग छोटे बड़े 49 बैंक मर्जर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको इसको देख लेना है। अगला हमारे सामने है कि एक बार हम इसकी थोड़े, मैंने आपको बताया कुछ एग्जांपल्स, हम एक बार इसके देखते हैं ताकि हमें ये समझ में आए। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दीज मर्जर्स आर द फॉलोइंग। देखिए 2017 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, मैंने आपको बताया एसबीआई के सहयोगी बैंकों, एसबीआई के सहयोगी बैंकों कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और महिला बैंक का विलय किसमें कर दिया गया था? एसबीआई के अंदर कर दिया गया था, ठीक है। 2010 की बात कर लें, 2010 की बात कर लें तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज विद एसबीआई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भी विलय किसके अंदर कर दिया गया था? एसबीआई में कर दिया गया था। इसके बाद 2008 की बात करें, 2008 की, तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय भी किसके अंदर किया गया? एसबीआई में किया गया। 2004 की बात करें तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के बीच में क्या हो गया था? विलय हो गया था। उसके बाद 1993, पीछे की बात करें 1993 और 94 की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक और न्यू इंडिया बैंक का विलय हुआ। इसे दो राष्ट्रीय बैंकों का पहला विलय कहा जाता है। यह आपको देखना है कि दो नेशनल बैंकों के बीच जो विलय हुआ वो पीएनबी और न्यू इंडिया बैंक के बीच हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे दिमाग में सेट करके रखना है कि इन 1993 दो बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड न्यू इंडिया बैंक, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। इट इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मर्जर ऑफ टू नेशनल बैंक, दो राष्ट्रीय बैंकों का मर्जर कर दिया गया। तो उसके बाद 1994 के अंदर तो जो है हमारे देश में आरबीआई ने निजी बैंकों को मान्यता दे दी थी और 1994 में निजी बैंक जो है वो अस्तित्व में आ गए थे। जैसे एचडीएफसी बैंक, वो अगस्त 1994 के अंदर ही उसे पहला प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया था आरबीआई के द्वारा और जनवरी 1995 में उसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, अपने जो है संचालन शुरू कर दिया था। छोटे स्तर पर भी बैंकों में कई विलय हुए हैं, जैसे हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक का
देखिए, हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ, छोटे स्तर पर। काशीनाथ भारतीय स्टेट बैंक का एसबीआई में विलय हुआ। बनारस स्टेट बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ। लेकिन यहां एक बात और है, अधिग्रहण। अधिग्रहण देखिए, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब में अधिग्रहण, एचडीएफसी के अंदर इस बैंक का अधिग्रहण हुआ। अधिग्रहण का मतलब यह है कि इस बैंक ने अब इस बैंक को भी अपना लिया और इसका पूरा संचालन भी किसके नाम से होने लग गया, एचडीएफसी के नाम से होने लग गया। यानी यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम और नियम कानून कायदे किसके चल रहे हैं, एचडीएफसी के। तो इस चीज को आपको देखना है कि ये जो है एचडीएफसी ने अधिग्रहण किया था किसका, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आईएनजी वैश्य बैंक का विलय हुआ था। तो इस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, ये आपको मैंने बता दिए हैं। पहले एसबीआई का इतिहास मैंने आपको बता दिया कि बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 के अंदर 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी और उसी का नाम बदलकर 1809 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे में, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे का और 1843 यानी 1843 ये आपका बैंक ऑफ मद्रास का। इन दोनों ही बैंकों को ये उस समय की सरकार के द्वारा स्थापित किए गए। इन दोनों ही बैंकों को बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल के साथ इन्हें आपस में मर्ज करके और 1921 के अंदर इन्हें बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसी का रीनेम किया गया, वापस नाम चेंज किया गया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भारत का सबसे बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है ये। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब नेक्स्ट चीज है जिसपे हमें विचार करना है कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इसे हम थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। देखिए, विश्व में 1950 के दशक से पूर्व बैंकिंग क्षेत्र का संचालन मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा था। 1950 से पहले की बात है। ये जब आरबीआई का रेगुलेशन एक्ट आया था तब ये हमारे देश में सिर्फ ओनली सरकारी बैंक छोड़े गए थे, प्राइवेट बैंक नहीं थे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देशों को कई गंभीर आर्थिक हानि के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। इससे उबरने के लिए विभिन्न देशों, विशेषकर यूरोपीय देशों द्वारा कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि इन देशों को कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पूरी टूट गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। मैंने आपको बताया 1990 में तो जब इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स भारत में किए गए, आर्थिक सुधार भारत में लागू किए गए, तब तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, तो और गरीबी के साथ ग्रामीण और शहरी अंतराल, गरीब और अमीर के बीच की खाई जो है वो पूरी तरह बढ़ गई थी। यानी अमीर अमीर ही होता जा रहा था और गरीब जो है वो गरीब ही होता जा रहा था। इस तरह से इन दोनों के बीच की क्या खाई बढ़ती जा रही थी, अमीर अमीर होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था। तो उन दोनों के बीच में आपस में क्या बढ़ रही थी, खाई बढ़ती जा रही थी। ठीक है, सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र में अधिक सुधार नहीं हो पा रहा था। सरकार ने कोशिश करी 1969 में, तो मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के समक्ष पूंजी की भी बड़ी समस्या थी, क्योंकि संसाधन रिसोर्सेज क्या थे, सीमित थे। भाई 1990 तक तो हमारे पास क्या था, बैरियर था, हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। जब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमारे पास क्या, पैसा नहीं आ रहा था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, गरीबी तो वैसे भी